खम्मा गनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और राजस्थान अध्ययन की 9th क्लास की बुक जो है हम कवर कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम में। और आज इस सीरीज़ का ये हमारा थर्ड पार्ट है। आज इस सीरीज़ का ये हमारा थर्ड पार्ट है। बीच में मैंने आप सभी का एक टेस्ट भी लिया था और उस टेस्ट में सबका अच्छा ही स्कोर आया। किसी ने 14 आउट ऑफ 15 बताया, किसी ने 12 आउट ऑफ 15 बताया। तो बहुत अच्छे से आप सबकी तैयारी चल रही है इसका मतलब। और आप लोग सभी जब भी चाहते हैं कि इसका जैसे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए और रिवीजन उस चैप्टर की हम करें या फिर उसका मैं आपका टेस्ट लाइव लूँ, तो आप सभी ये डिसाइड कीजिए इस एनसीईआरटी बुक को कवर करने के लिए आप कितने लाइव लर्नर्स लेकर आने वाले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइव चैट के अंदर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 1 से 26 तक पेज जो है वो इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है बच्चों। चले, और तब तक आप सभी मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी इस मोटो के साथ हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य MRPNs बनाने हैं, ठीक है, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, ठीक है। और मेरे बारे में आप सब जानते हैं, जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, अगर आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए व्यूअर्स है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे बारे में बता दूं, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। RS प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है। ये सारा एक्सपीरियंस आप सबके लिए है। इसको कहाँ यूटिलाइज करोगे? मारो राजस्थान चैनल पे अनअकैडमी प्लस पे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस में, और जो प्लस का एक्सक्लूसिव मेरा कोर्स है, जो मेरी प्लस की इनर सर्कल कम्युनिटी है, उसका पार्ट बन के। तो मैं क्या क्या पढ़ाती हूँ, कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाती हूँ, तो मेरे कोर्सेज में आप पाएंगे RS प्री और मेंस का कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें मैं आपको 80 to 90% सिलेबस करवा के दूंगी। और इस बैच की, मेरे बैच की खास बात क्या है कि मैं इंग्लिश और हिंदी मीडियम अलग अलग पढ़ाती हूँ। मैं एक साथ नहीं लेती हूँ कभी भी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम बाइलिंगुअल बैच नहीं होता है मेरा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को अलग पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अलग आपको नोट्स दिए जाते हैं। आपके लिए चीज़ों को बहुत आसान बनाया जाता है। जिस चीज़ को करने में अगर आपको 6 घंटे लग रहे हैं, अगर आप मेरे साथ करेंगे तो मात्र 2 घंटे लगेंगे। तो डिफरेंस आपको खुद पता चलेगा। इसके साथ ACF के पेपर की डेट आ गई है, 22 फरवरी को आई थिंक पेपर स्टार्ट है। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके कोर्सेज कंप्लीट नहीं है, पेपर 1 आप एक जगह से कंप्लीट करना चाहते हैं, पेपर 2 एक जगह से कंप्लीट करना चाहते हैं, एनवायरमेंट ऑप्शनल का लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस से करना चाहते हैं, तो ज्वाइन आर प्लस सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करें बच्चों, वेट ना करें। ये सारे कोर्सेज मिलेंगे। आज एक क्वेरी आई थी सुबह कि क्या सिर्फ इसमें सिर्फ आपका ACF का एक ही कोर्स है, तो ऐसा नहीं है बच्चे। ACF के और भी बहुत सारे कोर्स है, और सिंगल RPSC सब्सक्रिप्शन से, इसी सब्सक्रिप्शन से आप दूसरे सभी कोर्सेज भी देख पाएंगे, ठीक है। हमने बहुत प्री प्लानिंग कर ली थी, मैंने ये कोर्स बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो उन बच्चों को फायदा हुआ भी है, वो अभी रिवीजन भी कर पा रहे हैं। तो अभी भी अगर आप इन बैचेस को देखते हैं, मैं देखती हूँ जो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इन पार्ट्स को कवर करके अपनी राजस्थान जीके काफी स्ट्रॉन्ग कर ली है, इंग्लिश काफी अच्छी कर ली है, तो आप क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। और इसमें एक और बेनिफिट है, मारो राजस्थान परिवार का कोड है बच्चों, 10% डिस्काउंट मिल रहा है आपको, MRP10। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। एक ही सब्सक्रिप्शन में RS की तैयारी, ACF की तैयारी, और कुछ है, पटवारी, पुलिस, सब इंस्पेक्टर, रीट वीट, सबकी तैयारी कर पा रहे हो, सबकी तैयारी कर पा रहे हो, तो क्यों ना लिया जाए सब्सक्रिप्शन। इस सब्सक्रिप्शन को ना लेने का मुझे कारण नहीं दिखता कोई भी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लर्निंग ऐप का लिंक दिया है, इसको जाके इंस्टॉल करो, गूगल प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, टाइप करना अनअकैडमी लर्निंग ऐप, इसको ओपन कर लो, इसको ओपन कर लो, ठीक है। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, UPSC के इस पॉइंट पर जाकर क्लिक करना है। इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करने के बाद मैनेज गोल्स पे क्लिक करें। मैनेज गोल्स में यहाँ पे बच्चों RPSC टाइप कर दीजिए, ये RPSC आ जाएगा, इसको ऐड कर ले, प्लस पे क्लिक कर दे। उसके बाद वापस जाइए, फिर UPSC के इस एरो पे क्लिक करिए और फिर इस RPSC पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इस RPSC पे क्लिक करोगे, अनअकैडमी के RPSC पेज पे पहुंच जाएंगे। प्लस एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन के लिए जो मेरा स्पेशल बैच है RS का, जो मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है, या ACF का बैच जो मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है, उसको हासिल करने के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, ठीक है। क्योंकि उसमें आपका टाइम एंड मनी बहुत सेव होगा बच्चों, बहुत टाइम एंड मनी सेव होने वाला है। और सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लीजिए। ACF वाले बच्चों को अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले ले, फरवरी का है आपका। और जो RAS वाले बच्चे हैं,
बिना सोचे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले, 3 महीने का सब्सक्रिप्शन 3000 रुपए का, 3150 रुपए का आफ्टर ये कोड लगाने के बाद, MRP 10 कोड लगाने के बाद, अदरवाइज ये 4200 रुपए का है बच्चों। तो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 1000 रुपए महीने में ACF के 3 पेपर मिल रहे हैं तैयार करने को, और क्या चाहिए। ठीक है, RAS के लिए 7560 रुपए है 2 साल का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का बच्चों 6300 रुपए है। अब चूंकि हमें पता है RPSC का RAS का पेपर लेते लेते देरी तो लगा ही देते हैं, ठीक है, तो क्यों ना 2 साल का ले लिया जाए, क्योंकि 1200 रुपए ही ऐड करने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपए। तो ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा उठाएं, स्मार्ट हार्डवर्क करें। हार्डवर्क का जमाना नहीं रहा कि आप खुद ही एक सब्जेक्ट को 3-4 किताबों से लेकर पढ़ेंगे फिर उसके नोट्स बनाएंगे, उतना टाइम नहीं है अभी। उतने में कोई ना कोई और इतना सिलेबस करके आपसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो हार्डवर्क नहीं बच्चों, आजकल स्मार्ट हार्डवर्क का जमाना है, तो उसको यूज करें। 7560 रुपए में 2 साल का सब्सक्रिप्शन, 1 साल का 6300 रुपए में ले। RAS क्रैकर भी अपना ही कोड है, लेकिन जो ज्यादा दिल के करीब है मैंने बताया हुआ है MRP 10, क्योंकि मारो राजस्थान परिवार का कोड है, इसको यूज करिएगा, आप सबको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और कोई जानकारी चाहिए प्लस के रिगार्डिंग? अच्छा, प्लस पे क्या सिर्फ पेड क्लासेस हैं? तो अगर आप मेरी स्पेशल क्लासेस, प्लस क्लासेस का डेमो लेना चाहते हैं, वो तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, लेकिन हमारी वहाँ पे मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी होती है। तो आज रात को 9 बजे भी फ्री स्पेशल क्लास है, ठीक है, ऑलमोस्ट डेली होती है, एक दिन छोड़ के एक दिन इस तरह से रहता है, तो आप लोग उस पर भी आ सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप सबको प्रोवाइड कर दूंगी स्पेशल क्लास का, ठीक है, तो आइएगा जरूर सबको, ठीक है, पधारना वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया, सब्सक्रिप्शन की बात कर ली सारी। अब बात करते हैं पहले चैप्टर की, सिविलाइजेशंस जो हैं। अब इनके बारे में उस टाइम चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या दिया है बच्चों, छोटा छोटा डिटेल, एक एक लाइन दे दी कि कौन सी जगह कौन से युग को दर्शाती है, ये उन्होंने बता दिया, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ये सारी चीजें आज इनको हम लोग डिटेल से करने वाले हैं। अब जिन बच्चों ने इसके पहले 2 पार्ट और टेस्ट नहीं दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके पहले वो पार्ट करो, तभी ये तीसरा पार्ट समझ में आएगा बच्चों। ठीक है, तभी तीसरा पार्ट समझ में आएगा। एक बच्चों छोटा सा डिस्क्लेमर है, ये मैं ठीक कर देती हूँ। बुक में जब मैंने पढ़ा ना, उसमें आर्यन, जनपद, गुप्ताज और मौर्य दिया हुआ था, लेकिन जो करेक्ट सीक्वेंस है आने की वो ये है। ठीक है, तो मौर्यन पहले आएंगे, गुप्ता बाद में आएंगे, इस चीज को प्लीज करेक्ट कर लेना। ठीक है, पहले आर्यन, जनपद, मौर्यंस और गुप्ता सबसे लास्ट में आए हैं। ठीक है बच्चों, ये छोटा सा डिस्क्लेमर है, एक्सट्रीमली सॉरी उसके लिए, पर इसको आप सभी करेक्ट कर लेना। PDF में इसका दूंगी RAS क्रैकर टेलीग्राम के ऊपर, तो सब लोग उसको ज्वाइन कर लें, सब लोग उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो सब रेडी हो अगला पार्ट कवर करने के लिए। जनपद का इरा हमने कर लिया था, आर्यंस आए, मालव की शक्ति, ठीक है, ये सारा मैं टोटली आपको करवा चुकी हूँ, अभी रिपीट नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मेरा फेसबुक पेज है बच्चों, ज्वाइन कर लो। RAS क्रैकर टेलीग्राम का भी यही नाम है, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। MRP 10 कोड लगाना मत भूलना, RAS क्रैकर भी लग जाएगा, देख लेना स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं हो इसके अंदर। ठीक है, हाँ चले, और वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। अच्छा, जिनको इस चीज के बारे में ना ऑलरेडी से पता होता है प्लस के बारे में, क्योंकि हर बार नए बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, तो मुझे बच्चों वीडियो के स्टार्टिंग में बताना ही पड़ता है। तो जिन बच्चों को इस प्रोसेस के बारे में पहले से पता होता है, तो वीडियो 4-5 मिनट फॉरवर्ड करके देख लिया करे। और मुझे लगता है इतने तुम्हारे राजस्थान के बच्चे स्मार्ट हैं, ऐसा तो सब करते भी होंगे जिनको पहले से प्लस के बारे में पता होगा। लेकिन अगर डिसीजन नहीं ले रहे हो तो डिसीजन लो, प्लस से जुड़ो, यू विल फील द डिफरेंस, आपको फर्क पता चलेगा। ठीक है, चले, शाबाश। MRP 10 भूलना मत, कोड क्या है बता दो मुझे। ठीक है, ये सब हो गया है, ये मैं नहीं करवा रही हूँ अभी, क्योंकि हम इसको कर चुके हैं। हाँ, हमें शुरू करना है यहाँ से, एंशियंट सिविलाइजेशन, राजस्थान और पाषाण युग, यहाँ से हमें शुरुआत करनी है। कैसे राजस्थान पाषाण युग की से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है राजस्थान की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे पाषाण युग के अंदर प्राचीनतम पाषाण युग, फिर मध्य और नव पाषाण युग। ठीक है, सबसे पहले प्राचीनतम पाषाण युग था, उसके बाद नव और मध्य पाषाण युग था। मतलब कि इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एंशियंट स्टोन एज और मिडल एंड न्यू स्टोन एज। तो इसके अंदर वो क्या बताते हैं, ओल्ड स्टोन एज के, मतलब हमें कैसे पता चला कि प्राचीन पाषाण युग था, कुछ ना कुछ तो रिमेन्स, कुछ ना कुछ तो अवशेष मिले होंगे ना, तो वो अवशेष कहाँ कहाँ पे मिले इसकी बात हो रही है। तो पुराने पाषाण युग के अवशेष हमें मिलते हैं बच्चों कहाँ पे, देखो जरा, अजमेर, अलवर, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जालोर, पाली और टोंक की नदियों के किनारे, इन जगह पर पुराने पाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। याद कैसे करोगे इसको, भिलवाड़ा जंगल याद कर लो, चित्तौड़ में महाराणा प्रताप। ठीक है, चित्तौड़ और भिलवाड़ा का बहुत पुराना रिलेशन है, मैं हमेशा बताती हूँ आप सबको। ठीक है, एक हमारी राजधानी हो गई। जालोर, पाली, टोंक, अजमेर और अलवर। अजमेर कौन सा इलाका है, राजस्थान का दिल, बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट। पूर्वी में जाएंगे तो अलवर आएगा, याद है महाभारत काल। तो इस टाइम
पे हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं। इसमें से और ज्यादा याद करने वाला बात क्या है, चित्तौड़ के राजा कौन थे, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो उन्हें तो युद्ध लड़ना पड़ता था, उन्हें तो युद्ध लड़ना पड़ता था, अकबर पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप भी हमारे बहुत मजबूत थे, हारे नहीं। तो उस तरीके से याद करो, चित्तौड़गढ़ एक विशेष गढ़ बन गया था प्राचीन पाषाण युग में। उसकी शुरुआत पहले ही पता चल गई थी कि महाराणा प्रताप आने वाले हैं, उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर पहले से ही हथियार उपकरण बनना शुरू हो गया था। ये मैं याद करने के लिए बता रही हूँ ताकि आप लिंक करें और पेपर में गड़बड़ नहीं करें। अगर वो पूछे कि चित्तौड़गढ़ मध्य पाषाण युग के उपकरण मिलते हैं या फिर प्राचीन पाषाण युग के, तो किसके मिलेंगे आपको, चित्तौड़गढ़ में प्राचीन पाषाण युग के उपकरण मिलने की जगह यहाँ पर मिली है। ठीक है, इस जगह पर चित्तौड़गढ़ में और इसकी पूर्वी जगह पर मेन सेंटर था ये वेपन्स मेकिंग या फिर टूल्स मेकिंग, उपकरण बनाने का या फिर हथियार बनाने का, याद रखोगे। ठीक है, तो इन सारे नामों में से सबसे विशेषकर नाम कौन सा निकल के आया है बच्चों, चित्तौड़गढ़ निकल करके आया है। चले आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब जो है ओल्ड स्टोन एज वेपन्स जो है, अब क्या हथियार कैसे पता चला भाई यहाँ पे कोई सेंटर था, इस तरह की चीजें थी, तो इसके कुछ जो वेपन्स हैं, कुछ हथियार हमें मिले हैं, हमें पाए हैं। कहाँ पे पाए हैं, लूनी नदी के किनारे। कहाँ मिले हैं बच्चों, लूनी नदी के किनारे। क्वेश्चन आ जाएगा, ओल्ड स्टोन एज के वेपन्स आपको कौन सी नदी के किनारे मिलते हैं, तो राजस्थान अध्ययन की बुक है, वैलिड माना जाएगा आंसर, लूनी नदी के किनारे मिलते हैं। समझ में आया, ओल्ड एज। ठीक है, ओल्ड एज मतलब स्टोन एज मतलब मैंने मैप लिया है, हाँ, प्राचीन पाषाण युग। ठीक है बच्चों, देखो मेरी स्पीड थोड़ा डिले लगेगी, मेरा वो सिस्टम नहीं है मैं 1 घंटे में 1 चैप्टर करा दूं। 1 घंटे में 1 चैप्टर रिवीजन में तो मैं करा सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे वो बच्चा भी बैठा है जो पहली बार राजस्थान जीके पढ़ रहा है। ठीक है, 11th क्लास का बच्चा भी बैठा होगा, 9th क्लास का बच्चा भी बैठा होगा, क्योंकि 13 साल का बच्चा भी हमारे चैनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर मुझे थोड़ा आराम से ही कराना ठीक लगता है, क्योंकि वो एक बार करने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद जब रिवीजन करोगे तो चुटकियों का खेल होगा। ठीक है, चॉइस आपकी है, अगर आप 1 घंटे में 1 चैप्टर चाहते हैं वो मैं रिवीजन के टाइम पे कराऊंगी। ठीक है, वो मैं रिवीजन के टाइम पे कराऊंगी, आप चूज कर लेना कि आपको वो एक ही चैप्टर 1 घंटे में देखना है या फिर तरीके से चीजों को करना है। ठीक है, एक बार चीजें आराम से कर ली जाए तो फिर वो आगे के लिए बहुत आसानी हो जाती है, वरना भटकते ही रहते हैं, बार बार याद करते रहते हैं। तो देखें बच्चों, पूर्व पाषाण युग की बात करूं, चित्तौड़ भिलवाड़ा, महाराणा प्रताप का तो भिलवाड़ा से था ही बहुत अच्छा रिलेशन। टोंक, अजमेर, जयपुर, देख रहे हो सब बराबर है भाई। पाली, ये वाला जो गढ़ है ना, ये वाला गढ़ था किसका, प्राचीन। और अलवर भी आ गया, अलवर भी आ गया, प्राचीन पाषाण युग का। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, प्राचीन पाषाण युग। अब यहाँ पे हथियार कहाँ पे मिलते थे, उपकरण कहाँ पे मिलते थे, चित्तौड़गढ़ और इसके पूर्वी इलाके में। तो ये वाला गढ़ है जहाँ पे टूल्स बना करते थे। तो अब आपको याद करना बहुत आसान रहेगा, मैंने डिटेल बना दिया, इसके जिस नोट्स भी दूंगी मैं आपको जब इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो मुझ में, आपको सब मिलेगा, आपको सब मिलेगा। बस चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब करने के बाद घंटे प्रेस कर दिया करो। ठीक है, अपना काम आप करें, मैं अपना काम कर रही हूँ, सही है। MRP10 कोड लगाना मत भूलना तैयारी करने के लिए। चले अब हम बात करते हैं मिड और न्यू स्टोन एज, यानी कि मध्य और नव पाषाण युग की। यहाँ पे भी हमें इक्विपमेंट और टूल्स मिले हैं, यानी कि उपकरण और हथियार मिले हैं। कहाँ मिले हैं, उसी जगह पर मिले हैं, लूनी नदी के किनारे, खास साथ में थोड़ा एक और नदी ऐड कर दी गई है, बीडच नदी के किनारे। ठीक है, तो ये भी कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में, साउथ ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आए कि हाँ चित्तौड़गढ़ में हमें तीनों 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 यानी कि क्या बोलोगे उसको, प्राचीन पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बताती हूँ, एंशियंट स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज और फिर न्यू स्टोन एज। हाँ बच्चों, तीनों के मिलेंगे चित्तौड़गढ़ के अंदर। याद रखोगे पॉइंट, ऐसे क्वेश्चन निकल निकल के आते हैं जब वो एनालिटिकल क्वेश्चन में डाल देते हैं। तो मध्य और नव पाषाण युग के उपकरण कहाँ पे मिलेंगे, एक तो बीडच नदी ऐड कर दी गई है लूनी के साथ साथ, दूसरा जो है सेम एक ही पॉइंट है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ यानी कि साउथ ईस्टर्न राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर मिलेंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। न्यू स्टोन एज में क्या खास हुआ, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मतलब कि तकनीकी विकास हुआ। जब नए पाषाण युग में आ जाएंगे, अब दिन पर दिन कैसे आप देखते जा रहे हो, फोन की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी, याद है किसी को, पीसीओ पे जाते थे हम लोग और कितने पैसे बर्बाद किए हम लोगों ने फोन के ऊपर। वो एक एक कॉल के 15 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए हमसे ले लिया करते थे, याद है कितना अच्छा काम चला करता था उस जमाने में। फिर ये छोटे छोटे मोबाइल्स आ गए और वो एयरटेल ने तो इतनी
मतलब कि क्या बोलूँ कि मतलब बहुत महंगा था, नहीं बोलना चाहती मैं, आप समझ जाओ, ठीक है। तो इतना इतना महंगा हुआ करता था। उसके बाद फिर 2G 3G 4G, और अब एप्पल ने निकाला है नया फ़ोन, आप सबको पता होगा 5G आईफोन 12 आ रहा है आई थिंक, मुझे जो पता चला है, सही है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज दी लॉ ऑफ नेचर, ये जो है प्रकृति का नियम है, तकनीकी विकास या बदलाव कह लो होता ही रहता है। तो सिमिलरली नवपाषाण युग में भी हुआ, ठीक है। आप लोगों को भी चाहिए होगा कि एंड्रॉयड फोन चाहिए, स्मार्टफोन, आईफोन 1 प्लस, पता नहीं क्या क्या चला हुआ आजकल, मुझे ज्यादा नॉलेज होती नहीं है इन चीजों की, पर स्टिल, ठीक है। तो तकनीकी विकास का नतीजा क्या निकला? तकनीकी विकास का नतीजा तभी कामयाब होता है जब वो हमारे लिए यूजफुल हो, जब तक हम उसको अपनी लाइफ में लागू कर पाए, ठीक है। तो यही हुआ। बागोर और तिलवाड़ा जो जगह है ना, बागोर और तलवाड़ा की खुदाई से इस जगह पे एक्सकेवेशन किया गया है। निकासी नहीं आएगा बच्चों, ये हिंदी का एरर हो गया है, सॉरी, मैं इसको सही लिखती हूँ आप सबके लिए, रुक जाओ, ठीक है। खुदाई, इसको मैं ठीक कर दूंगी जब नोट्स दूंगी आपको, परेशान नहीं होना, ठीक है, परेशान नहीं होना, ठीक कर दूंगी। यहाँ पे हमें इक्विपमेंट्स, उपकरण मिले हैं, कहाँ कहाँ पे? अजमेर में, वही जगह है अजमेर, टोंक भी वही जगह है, और भी कुछ जगह पर मिल गए साथ में। प्राचीन में ऐड कर लेना, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, यानी कि शेखावाटी रीजन आ गया, झुंझुनू, सीकर, नागौर और कोटा वाली जगह पर, ठीक है। और 6000 साल पहले, आज से 6000 साल पहले बोल रहे हैं, मेटल एज स्टार्ट हो गई। मेटल एज मतलब धातु का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। अभी तक किसकी बात चल रही थी? पत्थरों वाली इरा की बात चल रही थी। तो नव पाषाण युग के अंदर 6000 साल पहले धातु युग जो है वो स्टार्ट हुआ। समझ आया? धातु का यूज करना कब स्टार्ट किया? उससे पहले पत्थरों के उपकरण बन रहे थे। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में, लूनी नदी के किनारे, बीरच नदी के किनारे। अभी जो है कहाँ बन रहे हैं बच्चों? अजमेर तो पहले भी था, टोंक पहले भी था, शेखावाटी रीजन जोड़ दिया, हाड़ौती का कोटा रीजन जोड़ दिया, नागौर जोड़ दिया, बूंदी जोड़ दिया, ठीक है। हाड़ौती के कोटा बूंदी, शेखावाटी के झुंझुनू सीकर और साथ में नागौर, ऐसे याद होगा, ऐसे याद करोगे तो अच्छे से याद होगा। और 6000 साल पहले धातु युग की शुरुआत हो गई। और इस टाइम तक आते आते 6000 वर्ष पहले तक लोगों को किस बारे में पता चलने लग गया? कौन कौन सी धातु के बारे में? कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन, यानी कि तांबा और कांस्य, पीतल भी बोल देते हैं इसको, और लोहा, इसके बारे में लोग जानने लगे। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अगर अब मैं बात करूं बच्चों, अगर अब मैं बात करूं कि नए पाषाण युग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से एरिया पे ज्यादा उपकरण हमें मिले? नागौर में मिले, ये वाला एरिया भी ऐड कर देंगे हम लोग। आराम से समझो एक कॉन्सेप्ट को, कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है हम सबकी यहाँ पे। कहाँ ट्रेन छूटे जा रही है, ठीक है ना? नागौर, मजा आ रहा है क्लास में? थम्स अप दो, एक थम्स अप भी देना होता है, क्लास में एंजॉय कर रहे हो तो थम्स अप देना बनता है भाई, सभी दो। नागौर में, झुंझुनू सीकर, शेखावाटी रीजन जोड़ दिया, और कौन सा नया रीजन जुड़ा? कोटा बूंदी, जो पहले पार्ट नहीं थे, ठीक है। तो नव पाषाण युग में ये दो एरिया और जुड़ते गए, ये दो एरिया और जुड़ते गए। और 6000 वर्ष पहले कौन कौन सी मेटल का इस्तेमाल शुरू हो गया? कॉपर यानी कि तांबा, ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज में BZ लिख देती हूँ यानी कि कांसा, और आयरन यानी कि लोहा, Fe जो उसका केमिकल नेम है। क्लियर है सबको? आई होप ये तीनों युग सब बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। अब बिगेस्ट अचीवमेंट क्या थी? ये मेटल एज आ तो गई, मैंने बताया तकनीकी विकास तभी कामयाब होगा जब वो मनुष्य उसको अपने इस्तेमाल में ला पाए, ठीक है। आप लोग फोन को ढंग से इस्तेमाल करते हो, गेम ही खेलते हो और कुछ नहीं करते हो, है ना? तो फिर कहोगे यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हैं मैम, अभी है ना, देख रहे हो, मुझे पता है, चलो अच्छी बात है। धातु युग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कृषि और शिल्प संबंधी कार्य आसान हो गए, वो उपकरण बनाने लगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में उनको मदद मिलने लगी, अगर हल बना लिया उन्होंने तो एग्रीकल्चर में मदद मिलने लगी। क्राफ्ट वाले कार्य में उनको मदद मिलने लगी, जब से क्या आ गई? धातु मिलने शुरू हो गए उनको, ठीक है। जब से धातु युग की शुरुआत हुई तो क्या अचीवमेंट थी उसकी? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? लोगों के लिए कृषि के कार्य आसान हो गए और शिल्प कार्य आसान हो गए, ये इसका फायदा था। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना के एग्जाम में दे सकते हैं। मैं लूंगी आपका टेस्ट, इस बार तो मैंने बहुत ही सिंपल टेस्ट रखा है, अगली बार इतना सिंपल टेस्ट नहीं आएगा, तो ध्यान से सुनना। कोई वीडियो अगर लगता है कि थोड़ा जल्दी हो गया, आगे हो गया, बैक करके दोबारा सुनो, दोबारा सुनो वीडियो को, ठीक है। कोड याद कर लो, जो जो नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, MRP10, इसको यूज करना नहीं भूलेगा कोई भी बच्चा, ठीक है। चले, अब इन्होंने डिटेल में बता दिया, पहले तो सिर्फ एक एक वर्ड बताया था कालीबंगा के बारे में, बागोर, अब इन्होंने डिटेल में बताया है कालीबंगा में क्या क्या मिलता है। तो ये आपके ACF एग्जाम में भी आएगा, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, पुरातत्विक स्थल, RAS में भी आएगा, पुलिस में भी आएगा, पटवारी में भी आएगा, रीट में भी आएगा, राजस्थान हिस्ट्री के हर सिलेबस में ये होता ही होता है, ठीक है।
और 9th क्लास में भी आएगा, ठीक है। तो कालीबंगा जगह कहाँ पर है, ये देखो मोहनजोदड़ो के पास ही है भाई, है ना। ये जगह कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा कहाँ पर जगह लोकेटेड है, हनुमानगढ़ के अंदर ये जगह हम सबकी लोकेटेड है, ठीक है। चलो, तो कालीबंगा कहाँ पे है, कौन सी नदियों के किनारे, ये नदी पहले करवा चुकी हूँ, अगर याद हो तो सरस्वती और दृष्टद्वती, अगर नहीं याद है तो पहला लेक्चर दोबारा से जाके देखो, ठीक है। तो कालीबंगा जो है हनुमानगढ़ में कौन सी नदियों के तट पर बसा हुआ है, सरस्वती और दृष्टवती नदी के ऊपर। इस जगह से हमें कौन सी इरा के, कौन से टाइम पीरियड के साक्ष्य मिले हैं, हमें पता चलता है कि उस जमाने में यहाँ पर एक बस्ती हुआ करती थी, यहाँ पर लोग रहा करते थे, यहाँ पर एक पूरी की पूरी सभ्यता विकसित थी, सिविलाइजेशन विकसित थी। तो वो टाइम पीरियड है बच्चों ईसा पूर्व कौन सा, 2400 से 2250 बीसी इरा के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं, ये याद कर लो, 2400 से 2250 इरा के, ठीक है। यहाँ पे हमें 2 टीले मिले हैं, वो क्वेश्चन दे देंगे 2 टीले कहाँ से मिले हैं आपको, कौन सी जगह पर मिले, कालीबंगा, भागोर, या फिर और 1-2 जगह के नाम, आहड़, 1-2 जगह के नाम दे देंगे। तो 2 टीले जो हमें मिले हैं कालीबंगा जगह पर मिले हैं, ठीक है। पूर्वी टीला जो है ये टाउन टीला है, टाउन टीला मतलब नॉर्मल शहर, नगर टीला, यहाँ पे आम बस्तियां हुआ करती थी। पूर्वी टीला में से हमें एविडेंस मिलते कि कोई बड़े आलीशान महल वहल नहीं होते थे, आम लोग जो नॉर्मल होते थे, नॉर्मल टाउनशिप के एविडेंस यहाँ पे मिले हैं। कालीबंगा, हनुमानगढ़, सरस्वती, दृष्टवती याद रख लोगे, उसके तट पर बसा हुआ है। 2400 से 2250 ईसा पूर्व युग के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य में क्या मिला है, टीले मिले हैं, माउंड मिले हैं बने हुए। एक टीले का नाम जो पूर्वी दिशा में है उसको पूर्वी टीला बोलते हैं, और ये आम लोगों के लिए है, आम बस्ती के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। क्लियर है, तो थम्स अप दो बच्चों, लाइक सब्सक्राइब शेयर तो बनता है, मुझे बोलना नहीं पड़े अभी, है ना। अच्छा, जो वेस्टर्न माउंड है, जो पश्चिमी माउंड है, उसको साइटेडल बोलते हैं, हिंदी में गढ़ टाइप हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है, साइटेडल बोलते हैं। अब ये पता चल जाएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो राजस्थान में जाओगे, अगर आप ज्यादातर किले देखने जाओगे, गढ़ कुंभलगढ़ का किला देखने जाओगे या कोई और, बहुत अंदर 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 जाना पड़ेगा आपको, और वो बनना भी ज्यादातर एक ऊंचाई के ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि वो बड़े लोगों के लिए होता है, उनके ऊपर पूरे शहर की, पूरे एरिया की सिक्योरिटी का जिम्मा होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसी तरीके से ये पश्चिमी टीला है, वह उस जमाने में भी होते होंगे। पूर्वी टीला आम लोगों के लिए, पश्चिमी टीले में भैया सिक्योरिटी, थोड़े बड़े लोग रहते होंगे, ठीक है। तो पश्चिमी टीले में क्या है, दोनों टीले के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा घेरा, सिक्योरिटी वॉल आपको देखने को मिलेगी। तो ये याद रखना, सिक्योरिटी माउंट अराउंड बोथ दी माउंट्स, मतलब वो आम बस्ती वाले के भी है और यहाँ पे पश्चिमी वाले के ऊपर भी बना हुआ है, ठीक है। तो इस केस में दोनों के चारों तरफ है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या मिलता है, ओल्डेस्ट प्लव्ड फील्ड फ्रॉम प्री हड़प्पन साइट, हड़प्पा से भी पहले की जो साइट है वहां से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, पुराना जुताई वाला क्षेत्र, मतलब कि हल वाला, क्योंकि मेटल्स तो आ गए थे ना, मेटल्स आ गए थे, हमने पढ़ा कि उन मेटल्स का इस्तेमाल कहाँ पे हुआ, कृषि के अंदर, उपकरणों के अंदर, हल जोतने में। तो कालीबंगा उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन तो 1000 बार आता है कि जुता हुआ खेत हमें कहाँ पर देखने को मिला है, तो कालीबंगा वाली जगह पर देखने को मिला है जुते हुए खेत, उसको क्या बोलते हैं, प्लफ्ड फील्ड बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से भी पहले वाले स्थल से हमें यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। अच्छा, दीवारें वगैरह कैसी होती थी, कच्ची ईंट की बनी हुई दीवारें होती थी। कच्ची ईंट को सेकते कैसे थे, धूप में ही सेक लेते थे, धूप बेक्ड, ठीक है, सन बेक्ड होती थी, और कीचड़ के साथ लिपाई लुपुई करके बना देते थे। पक्की ईंटें नहीं होती थी क्योंकि पत्थरों की थोड़ी सी कमी थी इस एरिया के अंदर, तो धूप में पकाई गई सन बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता था कालीबंगा के अंदर, ठीक है। और कच्ची ईंटें यूज की जाती थी जिसको मिट्टी के साथ जोड़ जोड़ के ये लोग दीवारें वगैरह अपनी बनाते थे, जो सिक्योरिटी वॉल्स होती थी। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, समझ आ रहे सबको, ठीक है। और उस जमाने में भी, आजकल तो आप बोलते हो कि ये बना दिया वो बना दिया, इतने अरेंजमेंट कर दिए, सीवरेज, आजकल हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है कि हमें अच्छा सीवरेज फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। आजकल के टाइम में भी काफी अच्छा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे नहीं है। कालीबंगा का अगर आप देखोगे ना, सीवरेज सिस्टम शानदार, सफाई और मैला ढोलने का सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पीरियड में भी। स्पेक्टिकुलर क्लीनिंग और स्कैवेंजिंग वर्क हुआ था, दोनों ही। पर्सनल और पब्लिक ड्रेन्स जो
जो है बने हुए थे, ड्रेन्स मतलब नालियां बनी हुई थी लकड़ी की या ईंटों की। तो ड्रेनेज सिस्टम जैसे हड़प्पा में पढ़ते हैं ना, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था, तो कालीबंगा में भी था। अपने कालीबंगा में हमारे हनुमानगढ़ के अंदर भी बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था, निकासी का सिस्टम था, लोगों के घरों में भी पर्सनल और पब्लिक प्लेस पर भी। ठीक है, डस्टबिन जो है मिट्टी के बनाए हुए कूड़ेदान हुआ करते थे, तो वो लोग भी काफी सिविलाइज्ड, काफी सभ्य लोग थे। ठीक है, मिट्टी से बने हुए डस्टबिन थे। नदी तो कर चुके हैं, सरस्वती, दृष्टवती। ठीक है, वर्तमान दिन में यहाँ पे सरस्वती की जगह आजकल कौन सी नदी चलती है हनुमानगढ़ में? घग्गर नदी। और ये माना जाता है सरस्वती नदी का जो कोर्स है, जिस रास्ते से सरस्वती बहती है उसी रास्ते से आजकल कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। अब क्या यहाँ के लोग उस टाइम धर्म पूजा पाठ में यकीन करते थे? उसके कोई साक्ष्य मिले हैं? हर चीज आजकल किस चीज से चाहिए होती है? प्रूफ ढूंढते रहते हैं। देखते हो ना आज तक पे, या हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, वो हिंदू धर्म या हमारे जिसके तो साक्ष्य ढूंढने के लिए जाते हैं, पूरा रिपोर्टिंग करते हैं एक एक दो दो दिन का। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट एविडेंस मिल गए, कोई रिपोर्टिंग वगैरह ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा हम लोगों को। रिलीजियस वर्शिप एविडेंस मिले। कौन कौन से? फायर अल्टर्स। फायर अल्टर मतलब अग्निकुंड, अग्निकुंड मतलब हवन वगैरह होते थे। तो कालीबंगा के लोग धार्मिक थे, तो जी हाँ, वो लोग धार्मिक थे। अग्निकुंड, अग्निवेदी हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो क्या क्या सीखे हो कालीबंगा से? एक क्विक रिकैप करो छोटा सा। सरस्वती दृष्टवती नदी के किनारे है। हड़प्पा से पूर्व काल के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। 2400 से 2250 ईसा पूर्व, बीसी के आपको एविडेंस मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, दो टीले बने हुए हैं, एक पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी टीला आम बस्ती का है, पश्चिमी टीला थोड़ा हाइट पे बना हुआ है, उसको गढ़ भी बोलते हैं। दोनों टीलों के चारों तरफ सिक्योरिटी की एक दीवार बनी हुई है। दीवार काय की बनी हुई है? कच्ची ईंटों की, धूप में पकाई गई ईंटों की। पक्की ईंटें नहीं है क्योंकि पत्थरों की यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी थी। मिट्टी के अंदर उसको, वो मिट्टी से वो लोग उसको बाइंड करते थे। अच्छा, क्लीनिंग सिस्टम कैसा था? बहुत शानदार था। लोगों के घरों में भी ड्रेनेज सिस्टम था, पब्लिक प्लेसेस पर भी ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। या तो लकड़ी की बनाई जाती थी वो नालियां वगैरह, या फिर मिट्टी की बनाई जाती थी। ठीक है, ये पॉइंट कर लिया। और क्या पड़ा है कालीबंगा के अंदर? क्या यहाँ के लोग धार्मिक थे? तो जी हाँ, यहाँ के लोग धार्मिक थे। रिलीजियस अग्निकुंड हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चले, ठीक है, अब यहाँ पे क्या कोई लिपि शिपि भी मिली है, स्क्रिप्ट जिसको हम लोग पढ़ पाए? हड़प्पा में भी स्क्रिप्ट तो मिली है हड़प्पा में, लेकिन उस तक आज को कोई पहचान नहीं पाया है, कोई उसको एक्सकेवेट नहीं कर पाया, कोई डेसिफर नहीं कर पाया, मतलब कि क्या लिखा है। तो सेम केस कालीबंगा पे है। कालीबंगा से जो हमें मिट्टी के बर्तन, मोहर, जो सील्स मिली है हमें यहाँ पर, वहां से लिपि तो मिली है। किससे मिलती जुलती है? वही इंडस वैली सिविलाइजेशन, सैंधव लिपि के समान है, लेकिन अभी तक इसका विघटन नहीं हुआ। विघटन का मतलब अभी तक नहीं पढ़ा जा सका कि इसमें लिखा क्या हुआ है उन लोगों ने, तो हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। तो कुछ रहस्य है जो आज तक रहस्य ही है हमारे लिए, कि उन लोगों ने क्या लिखा है। ठीक है, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग कैसी थी? मैंने बताया शानदार थी, सिंधु घाटी सभ्यता के बराबर थी। टाउन प्लानिंग जो है अमेजिंग सी होती थी। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक रूप से लोग यहाँ के काफी विकसित लोग थे। उसके बारे में कैसे पता चलता है? तांबे से बने हुए कृषि उपकरण मिलते हैं, तभी तो जुता हुआ खेत मिल रहा है, तभी तो जुता हुआ खेत मिल रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स मेड अप ऑफ कॉपर, यहाँ से कॉपर के बने हुए इंस्ट्रूमेंट हमें मिल रहे हैं। कालीबंगा क्लियर हुआ? कालीबंगा से कोई क्वेश्चन आएगा कर लोगे? यूं तो आगे आगे जैसे जाते जाओगे 10वीं क्लास में, 11वीं में, या फिर और आरएएस की जब तैयारी करेंगे, कालीबंगा के बारे में हो सकता है 2-4 पॉइंट आपको और पता चले। लेकिन मैंने अपनी नॉलेज को रेस्ट्रिक्ट किया है कहाँ तक? सिर्फ 9th क्लास तक। ठीक है, क्योंकि 9th क्लास की अध्ययन बुक है, वही पढ़ रहे हैं मैं, और इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। जो बुक के अंदर है वही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चले। और यहाँ पे जो लोग चले जाते हैं इस दुनिया से, उनके रिश्तेदार जिनकी डेथ हो जाती थी, मृतक, जैसे हम लोग भी करते हैं ना, श्राद्ध मनाते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, पितृ होते हैं, उनके लिए आप सबने सुना होगा। तो ये लोग भी यकीन करते थे, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे हमें कालीबंगा से 3 समाधियां मिली हैं, मतलब लोगों की समाधि मिली है हमें वहां पर। इसका मतलब लोग जो उनके पूर्वज या जो चले जाते थे, उनके अंदर धार्मिक विश्वास उन लोगों का होता था, उनको मानते थे। कालीबंगा सिविलाइजेशन का ह्रास कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गई? तो खत्म तो वही, जैसे हड़प्पा सिंधु का बोलते हैं कि सूखा पड़ गया या बारिश आ गई, तो वही कारण है बच्चों कि सूखा पड़ गया। और नदी का जो रास्ता है, नदी का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। नदी का जो पैटर्न है वो क्या हो गया बच्चों? वो बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो गया।
क्लियर है सबको? तो ये हमने कालीबंगा सिविलाइजेशन पढ़ा। शुरुआत कहाँ से की थी? प्राचीन पाषाण युग से, फिर मध्य पाषाण युग, फिर नव पाषाण युग में आते आते 6000 साल पहले मेटल्स मिलना शुरू हो गए, मेटल एज उसको हम बोलते हैं। और फिर हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू किया, और आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सबको क्लियर है बच्चों? बताते चलिएगा मुझे। फिर आहड़ पढ़ने लगे हैं। जब अभी तक अगर नए बच्चे जो जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किसी ने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दें, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी दूसरे बच्चे की जिंदगी बन सकती है। चले, ठीक है, तो एक सेकंड दोगे मुझे? एक ब्रेक दो, छोटा सा, एक छोटा सा, एक सेकंड बच्चों। आहड़ सिविलाइजेशन। अब दूसरी सभ्यता की बात कर रहे हैं। कौन सी सभ्यता की बात करेंगे हम सभी लोग? आहड़ की। कहाँ पे बसी हुई है ये तो पहले बता दिया था मैंने, उदयपुर के अंदर, बनास और बीड़च नदी के किनारे आहड़, देख रहे हो? आहड़, उदयपुर। और ये बहुत लंबी, सबसे ज्यादा एक्सपेंडेड थी, ये भिलवाड़ा तक जाती है। ठीक है, पूरा दूर दूर तक ये सिविलाइजेशन बसी हुई है, सबसे ज्यादा बसने वाली। ठीक है, करंटली लोकेटेड इन उदयपुर, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। ठीक है, उदयपुर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। मेन पार्ट ऑफ बनास रिवर सिविलाइजेशन। कौन सी नदी का पार्ट है बच्चों? बनास। कालीबंगा कौन सी थी? सरस्वती दृष्टद्वती थी। ये कौन सी है? बनास नदी का। ठीक है, अच्छा, यहाँ बनास और बीड़च नदी जहाँ पे मिलती हैं वहां पे इसकी मुख्य लोकेशन है। ठीक है, और आयड़ नदी के किनारे। आयड़ नदी बीड़च नदी का ही नाम है। उदय सागर लेक पार करने से पहले बीड़च नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? आयड़ नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो एग्जाम में आपको आयड़ भी पूछ सकते हैं, आहड़ सभ्यता के बारे में, और बनास और बीड़च, तीनों ही आंसर करेक्ट होंगे। तीनों ही आंसर क्या होंगे बच्चों? करेक्ट होंगे। इसको कॉपर सिटी बोलते हैं, ताम्र नगरी बोला जाता है इसको, कांस्य शहर भी बोल देते हैं, या ताम्र नगरी। ठीक है, ब्रॉन्ज सिटी कांस्य शहर। ठीक है, ताम्र नगरी, कांस्य शहर, या फिर धूलकोट भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है ये, धूलकोट कौन सी जगह का दूसरा नाम है? तो आहड़ का दूसरा नाम है धूलकोट। ठीक है, ये याद रखना। ये करीब करीब 4000 साल पहले बसी है। कब की बसी हुई सभ्यता है? करीब करीब 4000 साल पहले। यहाँ पे धूलकोट क्यों मिलते? धूलकोट नामक एक पहाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पहाड़ी है धूलकोट नामक। और जब में उसमें उस जगह पे हमने खुदाई वगैरह की, ये सारी चीजें की गई, तो वहां पे हमें क्या मिलता है? क्यों कॉपर सिटी बोलते हैं भाई इसको? क्योंकि कॉपर के उपकरण मिले हैं, कालीबंगा से भी ज्यादा, हद ज्यादा मात्रा में। कॉपर एक्सिस, कॉपर की कुल्हाड़ियां, आयरन वेपन, लोहे के हथियार। ठीक है, तांबे की कुल्हाड़ी, लोहे के हथियार, बांस के टुकड़े, बैम्बू पीसेस मिले हैं, और बोन्स, हड्डियां भी रिकवर हुई हैं इस एरिया से। ठीक है, और कॉपर की खान मिली है, मतलब कॉपर निकाला जाता था अंडरग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे कॉपर की खान, वहां पे तो सिर्फ वेपन मिले हैं। चित्तौड़गढ़ एक सेंटर था नवपाषाण युग में। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और एक्सीलेंट इक्विपमेंट मेकिंग सेंटर, और इक्विपमेंट जो उपकरण बनते थे, कोई ऐसे वैसे नहीं, बड़े शानदार, बड़े एक्सपर्टीज वाले जो है उपकरण यहाँ पे मिलते थे। तो आहड़ में क्या क्या सीखा बच्चों? कौन सी नदी? बनास, बीड़च, आयड़ नदी याद रखना है, उदयपुर के अंदर लोकेटेड है। इसको कॉपर सिटी बोलते हैं, ब्रॉन्ज सिटी बोलते हैं, धूलकोट बोलते हैं। धूलकोट का यहाँ पे एक क्लिफ हिल टाइप मिला है, उस हिल से हमें बहुत सारे हथियार बरामद हुए हैं, तांबे के भी, लोहे के भी, लकड़ी के भी, और हड्डियां वगैरह भी हमें यहाँ पर मिली हैं। कई तांबे की खानें मिली हैं, मतलब लोगों का मेन पेशा था ये यहाँ पे, तांबे की खदानों में काम करना। अगर मेन पेशा पूछा जाए तो आहड़ के लोगों का मेन पेशा, मेन ऑक्यूपेशन कृषि नहीं था, जो कि हम ज्यादातर पढ़ते हैं पुराने लोगों का कि कृषि था, पशुपालन होगा। नहीं भाई नहीं, हमारे आहड़ के लोग बड़े एडवांस्ड थे। उदयपुर महाराणा मेवाड़ के वहां से लोग बिलोंग करते हैं, तो ये लोग कोई अच्छा ही काम करते थे। मेन ऑक्यूपेशन क्या था? मतलब मैं ये नहीं बोल रही कृषि पशुपालन अच्छा नहीं है, मैं आपको याद कराने के लिए बताती हूँ कि एडवांस्ड काम कर रहे थे। ठीक है, कॉपर मेल्टिंग, टूल मेकिंग। ठीक है, कॉपर को पिघलाने का, टूल मेकिंग काम करते थे। मेक टूल्स मेड ऑफ कॉपर फॉर हंटिंग, हंटिंग शिकार के लिए। ठीक है, और लकड़ियां काटने के लिए तांबे से बने हुए हथियारों का यूज किया करते थे। अब आहड़ तो मेवाड़ की महाराणा की धरती से आते, तो घर, छोटे छोटे घर नहीं मिलेंगे यहाँ, बड़े बड़े घर मिलेंगे, विशाल घर, बड़े बड़े घर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार घर मिलते थे। और घर ऐसे कि आजकल वाला सिस्टम नहीं है, फ्लैट 2 BHK 1 BHK, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुली जगह, आंगन हुआ करता था घरों में। ठीक है, और घर के साथ सड़क लगती हुई मिलती थी। ठीक है, मिट्टी और पत्थर, लकड़ी का या
पत्थर का या फिर लकड़ी का बड़ा बड़ा चूल्हा मिलका करता था, और 4 या 6 चूल्हे एक साथ होते थे। 4 या 6 चूल्हे एक साथ होते थे, इसका मतलब खाना इकट्ठा बनाया जाता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम होगा, बड़े बड़े खूब सारे लोग रहते होंगे एक साथ। आजकल नहीं है कि एक एक को देख के राजी नहीं है, अकेले अकेले रहकर खुश है, तो ये वाला जमाना नहीं था बच्चों। आहड़ सिविलाइजेशन में 4 या 6 फायर साइड चूल्हे आपको मिलेंगे आहड़ के घरों में, जो कि हमें दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं कि एक साथ खाना बनाने का ट्रेंड उस टाइम पे पॉपुलर था। तो कालीबंगा में हमने घर नहीं पढ़े, कालीबंगा में जुते हुए खेत पढ़े हैं। आहड़ में हम घर पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े घर, विशाल घर यहाँ पे मिलते थे। और यहाँ के लोग कॉपर बनाने में, कॉपर से वेपन बनाने में एक्सपर्ट थे। तो क्या सिर्फ कॉपर में एक्सपर्ट थे, मिट्टी के हथियार वगैरह कुछ नहीं बनाते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। आहड़ के लोग ऑलराउंडर थे, ठीक है। तो स्किल्ड इन मेकिंग क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में भी एक्सपर्ट थे ये लोग, ठीक है। पोट्री मेकिंग, पोट्री समझते हो ना, पोट्री मतलब घड़ा, वो जो कलश होता है वो बनाने में, ठीक है। ताकि इसीलिए इन लोगों को पानी को स्टोर करने में या फिर खाने को स्टोर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती थी, इन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। अब आहड़ इतनी इतनी विशाल थी कि यहाँ पे इन लोगों का विदेशों से व्यापार होता था। तो विदेशों से व्यापार होता था, आप क्या मांगोगे? फिर से मैं बोल रही हूँ, प्रूफ मांगोगे, कहोगे मैडम एविडेंस। तो एविडेंस यहाँ पे मिले हैं 3री ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व से 3rd BC से 1st BC तक। यहाँ पर ग्रीस के सिक्के, ग्रीस मतलब कि ग्रीस मतलब ग्रीस ही है भाई, यूनान के सिक्के, ग्रीस मतलब यूनान बोलते हैं ना, हाँ। और दूसरा ईरान के वाटर जार, ईरान में जो वाटर जार यूज किए जाते हैं वो पानी के जार यहाँ पे भी मिले हैं। तो मतलब कि विदेशों से व्यापार था। आहड़ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विदेशों से व्यापार था? तो जी हाँ था। मेवाड़ के महाराणा से लिंक करके याद रख लेना, सब होता था यहाँ पे अल्टीमेट चीजें, ठीक है। तो ग्रीस के सिक्के मिले हैं, ईरान के वाटर जार यहाँ पे हमें मिले हैं। और ज्यादा इतनी ज्यादा डेवलप थी, उसका कहाँ से पता चलता है? उसका पता चलता है कि मैंने बताया सबसे ज्यादा एक्सपेंडेड, सबसे ज्यादा विस्तारित कोई सभ्यता थी, जो मतलब दूर दूर तक फैली हुई थी, सबसे ज्यादा टेरिटरी जिसकी एक्सपेंडेड थी, वो आहड़ी है। तो ये कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी बच्चों? गिलुंड तक, बागोर तक और अन्य आसपास के स्थानों से एविडेंस पता चलता है। वो एविडेंस कैसे पता चलता है? कॉपर के हथियार मिला लेंगे, ये हथियार यहाँ भी मिल रहा है, वहां भी मिल रहा है, अच्छा वहां भी बड़े बड़े घर हैं, यहाँ भी बड़े बड़े घर हैं। तो उससे आइडिया लग जाता है कि आहड़ सिविलाइजेशन यहाँ जितनी बड़ी थी उतनी ही वहां पे भी थी, ठीक है। ये देखो मिट्टी के बर्तन, ऐसे मिट्टी के खिलौने जो है शानदार बनाते थे। अब तो टूटे फूटे मिल रहे हैं हमें, क्योंकि हमें एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो इन चीजों से कुछ पता चल रहा है, मुझे मेरे माइंड में एक बात आ रही है, इन चीजों से ये पता चल रहा है, हम बोलते हैं ना कि लिविंग चीज की तो वैल्यू होती है, नॉन लिविंग थिंग की क्या वैल्यू होती है? जो चीज जीवित ना हो, जो चीज जीवित ना हो उसकी ये वैल्यू है कि इससे हमें इतिहास के बारे में पता चल रहा है कि उस टाइम के लोग कैसे हुआ करते थे, है ना। तो ये चीज हमें पता चल रही है। एग्री करते हो आप सब इस बात से? लिखना जरूर, बताइएगा जरूर। और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बताओ, और कमेंट जरूर देके जाना आज की वीडियो कैसी लगी। अगला पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, और एक सरप्राइज भी आएगा नवरात्रि पे, दशहरे पे। आप सबके लिए मेहनत कर रही हूँ, बना रही हूँ मैं वीडियोस, कुछ शायद आपको अच्छा लगे, मेरे प्रयास जो है अच्छे लगेंगे। ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन है यहाँ पे, और उनका जो है शेप देखो, उनका साइज देखो, उनका उत्पादन देखो, उससे पता चलता है कि ये उस जमाने की पुरानी जो सभ्यता थी, इनका रिलेशन था हड़प्पा से, नवदा तोली से, नागदा से, एरन से और कायथा से। मतलब आसपास के एरिया में काले और लाल रंग के जो मिट्टी के बर्तन है वो सेम सेम है, वो सेम सेम है। जो ये आहड़ में मिल रहे हैं वही आपको हड़प्पा वाली जगह पे भी मिल रहे हैं, वही आपको नवदा टोली, नागदा, एरन, कायथा वाली जगह पे भी मिल रहे हैं। तो उससे पता चलता है। अब आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा कि नवदा टोली क्या है, नागदा क्या है, कायथा क्या है? तो ये मैंने आपके लिए आसान कर दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैंने लिख दिया है। नवदा टोली जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे चैल्कोलिथिक, चैल्कोलिथिक मतलब कॉपर वाले युग की बसी हुई बस्ती है। जैसे कालीबंगा पढ़ रहे हैं, आहड़ पढ़ रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश की साइट है पुराने वाली नवदा टोली। तो मध्य प्रदेश से लिंक था, ठीक है, ये पता चलता है। हड़प्पा से भी था। नागदा भी मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी के किनारे, नवदा टोली नर्मदा नदी के किनारे। कायथा जो है मध्य प्रदेश में महाकाल के जिले यानी कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, ठीक है। तो याद कर लो, महाकाल क्या, भांग तो पीते हो, भांग में कत्था डाला हुआ है, ऐसे याद कर लो। कायथा, तो कायथा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। वैसे कोई पूछेगा नहीं, बस हल्का फुल्का याद रख लो, ठीक है बच्चों। चलो, कैसा लग रहा है वीडियो? पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है बताइएगा जरूर, ठीक है। तो ये हमारा आहड़ बनास कॉम्प्लेक्स, मैं बता रही हूँ ना आपको, ये देखो इतना फैला हुआ है ये अगर मैं बनाऊं इसको, ये सारा आपका
आहड़ बनास कॉम्प्लेक्स, तो मध्य प्रदेश तक भी जा रहा है बच्चों, ये सारा फैला हुआ है दूर दूर तक। ठीक है, तो सबसे ज्यादा विकसित जो है ये वाली साइट थी। ठीक है, तो बैरात को मैं अगली वीडियो में कराऊंगी क्योंकि टाइम हो रहा है मेरी प्लस क्लास का। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। 2-3 पार्ट अभी फटाफट फटाफट डेली आ जाएंगे आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, और वीडियो को क्या करना, भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं, पता नहीं आप लोग। हाँ, और मेरी प्लस इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बनो। RAS ACF बैच के लिए, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए कुछ नहीं करना, MRP 10 कोड यूज़ करो। 500 रुपये महीना है, 17-18 रुपये रोज़ के लग रहे हैं। पढ़ लो बच्चों, पढ़ लो। ठीक है, काम आएगा आप सबको। फेसबुक पेज RAS क्रैकर, टेलीग्राम RAS क्रैकर, PDF सबको मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। प्लस के बारे में कोई जानकारी चाहिए, फिर भी आपके मन में कोई संशय डाउट रह जाए तो फ़ोन कर लो, हिचकिचाना नहीं है। लड़कियों आपको तो बिल्कुल नहीं हिचकिचाना फ़ोन करने में मुझे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर क्लिक कर दो। लाइक करने में क्या लगता है, ऐसे करोगे लाइक हो जाएगा। सब्सक्राइब करके घंटी प्रेस कर दो, शेयर कर दो, और अमेजिंग ऑसम वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। थैंक यू।